तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, इसकी विशेषताएं, ठीक है, इसके मेरिट्स मतलब गुण या लाभ, और इसके डिमेरिट्स मतलब लिमिटेशन सीमाएं। ठीक है, तो आज इसके पूरा हम कवर कर लेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी को। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसकी थोड़ी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो संयुक्त पूंजी कंपनी व्यावसायिक संगठन का ऐसा स्वरूप है जिसके स्वामी बहुत से अंश पूंजी धारक मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, अंशधारकों का कंपनी पर स्वामित्व तो उनके शेयरों के अनुपात में होता है। इस प्रकार संयुक्त पूंजी कंपनी में असमान दायित्व का प्रावधान होता है। ठीक है, भारत में कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा शासित होती थी। तो ये क्वेश्चन ओएमआर में पूछ लेता है, आप ध्यान रखिएगा। कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा शासित होती थी, किंतु वर्तमान में कंपनी संगठन अधिनियम 2013 द्वारा शासित हो रही हैं। तो वर्तमान में 2013 के द्वारा शासित हो रही हैं। ठीक है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति वाली संस्था है जिसका एक अलग अलग वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार एवं सर्वमुद्रा होती है। ठीक है, तो मतलब इसका एक अलग ही एक तरह से कह सकते हैं अलग इसकी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल अलग जो है ये, जैसे हम इंसान होते हैं ना, मतलब ये एक तरह से वही समझ लीजिए आप। तो इसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर केस कर सकती है। इसकी अलग एक पूंजी होती है, इसकी अलग बैंक अकाउंट्स होते हैं, इसकी सब चीज़ अलग होती है, एकदम सेपरेट। ठीक है, तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति वाली संस्था है जिसका एक अलग वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार, सर्वमा मुद्रा होती है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। अब देखते हैं थोड़ा सा और। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के 20 के अनुसार कंपनी से आशय उन कंपनियों से है जिनका समावेशन कंपनी का अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के किसी अन्य कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। अधिनियम के अनुसार एक कंपनी का अभिप्राय उस कंपनी से है जिसका स्थापना तथा पंजीयन इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनी विधान द्वारा निर्मित ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका शाश्वत जीवन तथा एक सरमुद्रा होती है। कंपनी की निजी पूंजी कंपनी की पूंजी समान मूल्य वाले अंशों के में विभाजित होती है तथा कंपनी के सदस्य जिनके पास एक या एक से अधिक अंश होते हैं कंपनी का अंशधारक कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसके पास एक या एक से ज़्यादा अंश होते हैं वही कंपनी का अंशधारक या कंपनी के ओनर्स भी कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कंपनी की कुछ विशेषताएं। सबसे पहले आती है संयुक्त कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति मतलब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जो केवल विधि द्वारा ही अस्तित्व में आती है। ठीक है, जिस प्रकार एक व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है और आपस में संबंध विकसित करके मृत्यु उसको प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार कंपनी भी जन्म लेती है, बड़ी होती है, संबंध विकसित करती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म एवं मृत्यु सब कुछ कानूनन कार्रवाई द्वारा होता है। ठीक है, तो थी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। अब आता है इसके बाद दूसरा, स्वतंत्र वैधानिक इकाई मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक पृथक वैधानिक इकाई है जो जो अपने सदस्यों से भिन्न है। यह अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, किसी से अनुबंध कर सकती है, दूसरों पर मुकदमा कर सकती है, तो दूसरे भी इस पर मुकदमा कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके ऊपर भी लोग केस कर सकते हैं और ये भी लोगों पर केस कर सकती है। इसका आता है शाश्वत जीवन। संयुक्त पूंजी कंपनी का जीवन शाश्वत होता है। इसके जीवन पर इसके सदस्यों के संचालकों की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इसके ओनर्स अगर डेथ हो जाती है या पागल हो जाते हैं या लीव ले लेते हैं तो इससे कंपनी के जो है लाइफस्टाइल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कंपनी यूँ ही चलती रहेगी। तो ये होती है परपेचुअल लाइफ। ठीक है, तो इसके बाद आती है सार मुद्रा मतलब कॉमन सील। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी अब स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकती, अतः कंपनी की एक सार मुद्रा होती है, मतलब एक मोहर होती है एक तरह से। ठीक है, जो कंपनी सार मुद्रा के रूप में कार्य करती है, तो उससे कंपनी की मोहर होती है। ठीक है, वही कंपनी की जगह चेकों पर साइन वगैरह मतलब जो कंपनी के चेकों पर लगाई जाती है। इसके आती है लाइबिलिटीज़। ठीक है, मतलब दायित्व। एकल व्यापार तथा साझेदार व्यवसाय का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें दायित्व असीमित होते हैं, लेकिन कंपनी इस दोष को समाप्त करती है और अर्थात कंपनी के किसी सदस्य का दायित्व उसके द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है। मतलब इसमें कोई असीमित दायित्व किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आती है नियंत्रण मतलब कंट्रोल। तो कंपनी के प्रबंध हेतु अंशधारियों द्वारा निदेशकों का चयन किया जाता है, जिनको मिलाकर एक निदेशक मंडल बनाया जाता है। यह निदेशक मंडल ही अंशधारकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। तो समझ होंगे, जैसे एक प्रबंध नीति जो है अंशधारियों द्वारा ही एक
निदेशकों का चयन किया जाता है, ठीक है, जिनका एक मंडल होता है और वो कमेटी कह सकते हैं। वो कमेटी अंशधारकों के प्रति उत्तरदायी होती है और सुचारू रूप से चलाती है कंपनियों को, ठीक है, और अंशधारियों को नियुक्ति भी वही करती है, अधिकारियों की, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम स्थापना पर, मतलब फॉर्मेशन। तो कंपनी की स्थापना हेतु अनेक प्रकार की कागजी एवं कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती हैं। इसके निर्माण हेतु वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013, इससे पहले थी अधिनियम 1956, ठीक है, के प्रबंध प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। तो इसकी स्थापना जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार या जो उसमें लिखा गया है उस हिसाब से होती है, ठीक है। इसके बाद आता है जोखिम उठाना, मतलब रिस्क बियरिंग। कंपनी की यह विशेषता इसे एकल व्यापार एवं साझेदारी फर्म से अलग करती है, अर्थात कंपनी में सभी अंशधारी उनके द्वारा लगाई गई पूंजी की मात्रा के बराबर जोखिम वहन करते हैं। इस प्रकार जोखिम छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये जोखिम उठाने से तो कंपनी का जो ये विशेषता है कि एकल व्यापार एवं साझेदारी फर्म से अलग करती है। कंपनी की यही विशेषता है कि इसमें किसी के भी असीमित दायित्व नहीं होते, सबके सीमित दायित्व होते हैं। सबने जितनी पूंजी लगा रखी है, जितनी लिखवा रखी है, उतना ही लोगों को नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उसके अंशधारियों को या उसके ओनर्स को, ठीक है, कंपनी के। तो इसके बाद आते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी के गुण या लाभ, बोले तो मेरिट्स पर, ठीक है। तो व्यावसायिक संगठनों में से एक संयुक्त पूंजी कंपनी एक विशेष स्थान रखती है। अन्य स्वरूपों की तुलना में से कई लाभ प्राप्त हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। सबसे पहले आते हैं सीमित दायित्व, वही लिमिटेड लायबिलिटी, किसी का भी असीमित दायित्व नहीं होते, ठीक है। सीमित दायित्व संयुक्त पूंजी कंपनी को प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। कंपनी के सदस्यों या अंशधारकों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित रहता है, जबकि व्यापार के अन्य स्वरूपों के अधिकतर दायित्व असीमित होते हैं। अतः निवेशकों के लिए यह स्वरूप कम जोखिम का माना जाता है, ठीक है। तो मतलब वही इसमें सीमित दायित्व होते हैं, किसी का भी असीमित दायित्व नहीं होता है। इसके बाद आते हैं वृहद वित्तीय संसाधन, मतलब लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब बड़े वित्तीय संसाधन, ठीक है। तो व्यवसाय का कंपनी स्वरूप विशाल वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम होता है। कंपनी की पूंजी कम अंकित मूल्य वाले छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है, जिससे कम आर्थिक संसाधन वाले व्यक्ति भी कंपनी के अंश क्रय कर सकते हैं, अर्थात कंपनी का निवेश कर सकते हैं। मतलब जो इसके शेयर्स होते हैं वो पॉइंटों में भी डिवाइडेड होते हैं, तो छोटे छोटे जो कम पैसे लगाना चाहते हैं लोग, छोटे छोटे लोग, वो सब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो अंशों का हस्तांतरीकरण, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो कंपनी के सदस्य अपने अंशों का अन्य सदस्यों की सहमति के बिना स्वतंत्रपूर्वक हस्तांतरण कर सकते हैं। अधिकतर कंपनियों के अंश शेयर बाजार के सूचीबद्ध होने के कारण आसानी से खरीदे तथा बेचे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वही अंशों का हस्तांतरीकरण, इसमें मतलब किसी की भी वो नहीं होती कि आपको अगर अपने अंश बेचना चाहते हैं तो आपको किसी से भी परमिशन नहीं लेनी, आप बेच सकते हो, आपको अंश खरीदने आप खरीद सकते हो, आपको किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मतलब एक तरह से आप आज़ाद हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, कभी भी किसी से बिना पूछे, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं जोखिम का वितरण। तो कंपनी की पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है, जिन्हें अनेक सदस्य खरीदकर अंशधारक बन जाते हैं। अतः हानि की दशा में जोखिम अनेक सदस्यों में बढ़ जाता है, अर्थात जोखिम बिक्री व्यवस्था में होता है। अब जैसे 1000 लोग उसके छोटे छोटे अंश खरीद लेते हैं कंपनी के, ठीक है। तो अब जब लॉस होगा कंपनी को तो वो पूरे सारे के 1000 लोगों पर जाएगा, इसलिए किसी को भी इतना जो है मतलब लॉस पता नहीं पड़ता, बहुत कम कम लॉस सब पर जाता है, ठीक है। तो होता है कि बिक्री व्यवस्था में होता है जोखिम। तो इसके बाद आते हैं सामाजिक लाभ, मतलब सोशल एडवांटेज। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित होने के कारण छोटे एवं मध्यम वर्गीय निवेशक भी इसमें निवेश कर सकते हैं। अतः बचतों को संगठित उद्योगों ने निवेश करने में सहायक करती है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे लोग भी इसमें जो है निवेश कर सकते हैं। तो ये थी हमारे कुछ लाभ यानी मेरिट्स। इसके बाद हम आते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी की सीमाओं पर। तो सबसे पहले इसकी लिमिटेशन है वो है गठन की कठिनाई, मतलब प्रॉब्लम इन फॉर्मेशन। तो एक कंपनी का गठन अत्यंत कठिन तथा खर्चीला होता है। इसके निर्माण हेतु अनेक प्रपत्र तथा औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती हैं, जिन्हें तैयार करके रजिस्ट्रार ऑफिस कंपनीज के कार्यालय में जमा कराना होता है। अतः व्यवसाय के अनेक अन्य संगठनों की तुलना में कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया कठिन है। मतलब थोड़े इसमें जो है कागजात वगैरह ज़्यादा बनवाने पड़ते हैं, कानूनी दस्तावेज ज़्यादा बनवाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ी इसकी जो है प्रक्रिया शुरू करने की कठिन मानी जाती है। अब आता है गोपनीयता की कमी, मतलब लैक ऑफ सेक्रेसी, ठीक है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी को संबंधित सूचनाएं कंपनी रजिस्ट्रार के पास तथा वार्षिक वित्तीय विवरण आम जनता को उपलब्ध कराना होता है।
अतः इसमें गोपनीयता का अभाव रहता है, मतलब इसमें जो है लैक ऑफ सेक्रेसी रहता है, मतलब सीक्रेट इसमें आप कुछ नहीं रख सकते, सब कुछ ओपनली होता है। ठीक है, इसका कहते हैं ये एक तरह से हम कह सकते हैं वो भी है, अच्छी बात भी है कि सब कुछ ओपन है तो किसी भी अधिकारी के लिए कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं है। तो अव्यक्तिक कार्य वातावरण मतलब नॉन पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, चूँकि कंपनी के अंतर्गत स्वामित्व एवं प्रबंधन दोनों अलग होते हैं, अतः कुछ दशाओं में उनके समन्वय की कमी हो जाती है, जिस कारण अधिकारी कार्य में रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है इसका। इसके आते हैं अनेकानेक नियम, मतलब एक्सेस ऑफ रेगुलेशन। कंपनी को अपने दिन प्रतिदिन के प्रचलन में विस्तृत वैधानिक विनियमों का पालन करना पड़ता है और सरकार की विभिन्न संस्थाओं का अत्यधिक नियंत्रण रहता है। इसी के साथ साथ कंपनी को अपनी सामाजिक रिपोर्ट, अंकेक्षण तथा लेख आदि का प्रकाशन भी अनिवार्य होता है। ठीक है, ये इसके तमाम नियम होते हैं। इसके बाद आते हैं निर्णय लेने में देरी, मतलब डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो कंपनी के प्रबंधन के अनेक स्तर होते हैं, उन्हें के कारण निर्णय लेने में समस्या होती है। विभिन्न सभा बुलाने, आयोजित करने तथा प्रस्ताव पारित करने में अनावश्यक समय व्यर्थ होता है तथा गोपनीयता का भी अभाव रहता है, तो ये निर्णय लेने में काफ़ी देर हो जाती है। इसके बाद है अल्पतंत्रीय प्रबंध, मतलब माइनर मैनेजमेंट। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी एक लोकतांत्रिक संस्था होती है, किंतु व्यवहार में कंपनी का नियंत्रण अंशधारियों द्वारा चुने गए निदेशक मंडल तथा प्रबंधन के हाथ में ही होता है, जिससे अत्यंत अंशधारियों के हितों की रक्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके आते हैं हितों का टकराव, मतलब डिस्प्यूट्स। कंपनी प्रबंधन के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनसे अंशधारी संतुष्ट नहीं होते और उनके हितों में टकराव पैदा हो जाते हैं। जैसे कंपनी के अंशधारी अधिक लाभांश की अपेक्षा करते हैं, जबकि कंपनी लाभ को अधिक मात्रा में रोक कर रखना चाहती है। ठीक है, तो ये होता है, हितों में भी टकराव होते हैं इनके। तो ये थे आज हमने पढ़ा संयुक्त पूंजी कंपनी की सीमाएं, ठीक है, इसके गुण, इसकी विशेषताएं और इसकी कुछ डेफिनेशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना। तो आज के लिए इतना ही। संयुक्त पूंजी कंपनी ये हुई है कंप्लीट। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी पर्सनली वीडियो बनाकर डाल दूँगा चैनल पर, दोबारा आप देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल पर जाके देख लीजिए, और भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा है क्लास 11th BST बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो उन्हें भी देखना मत भूलिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं 12th के बोर्ड एग्जाम में भी, 11th के एनुअल और हाफ ईयरली में भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।